रात का आखिरी पहर था। अस्पताल के कॉरिडोर में इस वक्त सन्नाटा था। तन्हा बैठा हुआ वो वजूद चुटकी बांधकर ऑपरेशन थिएटर की जलती हुई लाल बत्ती को देख रहा था। इसका रुआ रुआ ऑपरेशन थिएटर के अंदर मौजूद ज़िंदगी के लिए दुआ गो था। अगर इसे कुछ हो जाए तो इस सोच जहन में आते ही इसको अपने भी सांसें थमती हुई महसूस हो रही थी। वो खुद अपने आप को ज़िंदगी और मौत के बीच किसी जगह महसूस कर रहा था। इसके कपड़े अभी भी खून से रंगे हुए थे। इसने आप अपनी फतराई हुई आंखें बंद की तो कानों में फजर की आवाज़, अज़ान की आवाज़ गूंजी। हाँ, मुझे खुदा से इसकी ज़िंदगी मांगनी चाहिए, बल्कि इसकी नहीं, खुद अपने आप की ज़िंदगी। ये सोच आते ही वो वजूद वहाँ से उठ गया। हूर कहाँ रह गई हो यार, जल्दी करो, देर हो रही है ऑफिस के लिए। जैन ने किचन में नाश्ता बनाती हुई हूर को आवाज़ दी। शाह, थोड़ा सब्र तो किया करो, आ रही हूँ नाश्ता लेकर। इसने नसीमा को भी फारिग करूँगी, आए दिन छुट्टियाँ करती रहती है। हूर ट्रॉली में नाश्ता लेकर आई। उफ़ो, ये अखबार तो साइड पर करो। हूर ने नाश्ते के लजुमात टेबल पर सजाते हुए कहा। और मेरी प्रिंसेस कहाँ है? अखबार एक तरफ रखते हुए जैन ने हूर से पूछा। सो रही है अभी तुम्हारी प्रिंसेस, कह रही थी थोड़ा लेट कॉलेज जाएगी। शाह, वैसे तुम हया को बहुत बिगाड़ रहे हो, अच्छी खासी बदतमीज़ होती जा रही है, कितनी ज़िद आती जा रही है इसमें। ऊन ने केटल से चाय का कप में निकालते हुए कहा। अब क्या ज़िद कर बैठी है तुमसे, जो तुम सुबह सुबह इसकी शिकायतें लगा रही हो? जैन ने प्लेट आगे खिसकाते हुए हूर से पूछा। कार लेने का शौक चढ़ा है तुम्हारी लाडली को, कह रही थी बाबा मेरा कहा कभी नहीं टालेंगे, मैंने मना किया तो नाराज़ होकर बैठ गई। ड्राइविंग आती नहीं और कार लेना है। अगर इसने तुमसे फरमाइश की तो कोई ज़रूरत नहीं है फजूल फरमाइशें पूरी करने की, बता रही हूँ तुम्हें। हूर ने आंखें दिखाते हुए जैन से कहा। ओके स्वीट हार्ट, तुम तो नाराज़ ही है, तुम तो नाराज़ नहीं हो अब। नज़रैन ने मुस्कुराते हुए टेबल पर हूर के रखे हुए हाथ पर अपना हाथ रखा। अब ये तुम मुझे फ़ुज़ूल नामों से पुकारना बिल्कुल बंद कर दो। तुम्हारे हर वक़्त स्वीट हार्ट कहने से किस तरह दाँत निकलते रहते हैं तुम्हारी बेटी के। ज़रा एहतियात किया करो। हया के सामने बड़ी हो रही है वो। हूर ने अपना हाथ ज़ैन के हाथ के नीचे से निकाल कर संजीदगी से ज़ैन को समझाने की कोशिश की। ओके डन है, हया के सामने एहतियात करनी है, अकेले में तो कोई पाबंदी नहीं है ना? ज़ैन ने मुस्कुराते हुए दोबारा इसका हाथ थाम लिया और मैंने क़ियाची से पूछा। शायद तुम्हें वाक़ई इस उम्र में आकर भी नहीं सुधरना। हूर ने कोशिश करने के बाद अब अफ़सोस करते हुए कहा, आहा! दिल का और जज़्बात को उम्र से क्या ताल्लुक स्वीटहार्ट, मेरा दिल और जज़्बात तुम्हारे लिए अभी तक जवान हैं। ज़ैन ने मुस्कुराते हुए हूर को देखकर चाय का कप होठों से लगाया। हूर इसको भी अभी भी घूर रही थी। अच्छा ना यार, अपना मूड तो ठीक कर लो, सुगर बनने की एक्टिंग वैसे भी हया के सामने करनी है। अभी हया यहाँ मौजूद नहीं है। वो उठने लगी तो ज़ैन ने इसका हाथ थामकर वापस बिठा लिया। चलो मुँह ठीक करो अपना, वरना गुस्से की ज़्यादती से शाम तक बीपी हाई हो जाना है। तुम हया की गाड़ी वाली फ़रमाइश बिल्कुल पूरी नहीं करोगे, मैं बता रही हूँ शाह तुम्हें। उन्होंने ज़ैन को वार्न करते हुए कहा। ओके यार, मैं खुद इसको प्यार से समझा दूँगा, नाश्ता करो तुम। ज़ैन ने सैंडविच की प्लेट हूर के आगे रखते हुए कहा। बड़ी हो रही है लेकिन ज़रा अकल नाम को नहीं है, ऊट-पटांग ड्रेसिंग, ऊट-पटांग हरकतें। लड़की ज़ात है शाह, इतना सर नहीं चढ़ाओ, हर ज़िदें पूरी मत किया करो इसकी। हूर हया मेरी बेटी है, इकलौती बेटी। मेरा बस चले तो इसके मुँह से निकलने से पहले इसकी हर ख्वाहिश पूरी कर दूँ। और ये क्या कहा कि तुमने कि वो बेअकल है? बहुत अक्लमंद है मेरी बेटी, बच्ची है यार, अभी 18 साल की भी नहीं हुई है, जो तुम्हें इसकी हरकतें और ड्रेसिंग की फ़िक्र होने लग गई है। ज़ैन की जान हया में थी। शादी के 24 सालों में ये फ़र्क आया था कि हूर की जगह मुकम्मल नहीं मगर काफ़ी हद तक हया ले चुकी थी। एक वजह ये भी थी कि शादी के 6 साल के बाद जब वो लोग नाउम्मीद हो गए थे, तब इनकी ज़िंदगी में हया आई। ज़ैन और हूर की ज़िंदगी को अपनी मासूम बातों और शरारतों से मुकम्मल बना दिया। ज़ैन इसको मुस्कुराता देखकर जी उठता, हूर भी इसके लाड पूरे उठाती थी। मगर उम्र के साथ-साथ वो इसकी अच्छी-बुरी आदतों के लिए इसको रोकती-टोकती रहती। जबकि ज़ैन की तरफ से इसको मुकम्मल छूट थी। 3 महीने रह गए थे इसे 18 साल की होने में। मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ, इसकी माँ हूँ। कल को अगले घर जाएगी तो किस किस्म के लोगों से पाला पड़े, शौहर किस तरह का हो, आगे क्या नसीब है, क्या कह सकते हैं? हूर ने संजीदगी से कहा। अच्छा नसीब होगा मेरी बेटी का, जब मैंने किसी की बेटी का दिल नहीं दुखाया तो अल्लाह ने मेरी बेटी के लिए भी अच्छा नसीब लिखा होगा। और तुम देखना जो मेरी बेटी के नसीब में होगा ना, वो मुझसे भी ज़्यादा मेरी बेटी को चाहेगा। इसलिए बिलावजह परेशान मत हुआ करो, बस अच्छा-अच्छा सोचो। चलो अब मैं लेट हो रहा हूँ, तुम्हारी बातों में ख़्याल रखना। ज़ैन उठते हुए बोला और बाहर निकल गया। ज़ैन बहुत अच्छा शौहर साबित हुआ था हूर के लिए, मगर वो इससे भी कहीं ज़्यादा गुना अच्छा बाप था हया के लिए।
तुम दोनों यहाँ बैठी हो और मैं तुम दोनों को पूरे कॉलेज में ढूँढ-ढूँढ कर थक गई हूँ। ऊपर से मेरी कॉल भी पिक नहीं कर रही हो, कितनी डफ़र हो तुम दोनों। हया रजिस्टर कैंटीन के टेबल पर ज़ोर से रखकर माही और फ़रीपा शुरू हो चुकी थी। खुदारा हया बैठकर साँस भी ले लिया करो, बस 15 मिनट के बाद ही क्लास है सर असद की, इसलिए मोबाइल साइलेंट किया था। फ़री ने हया को जवाब दिया। वैसे आज ऐसी कौन-सी ख़ास बात हो गई कि मिस हया हमें ढूँढ रही हैं? माही ने हैरत-ज़दा होने की एक्टिंग करते हुए कहा, ख़ास बात क्या होनी है, ज़रिश मिली थी थोड़ी देर पहले अपनी बहन की शादी के कार्ड मुझे थमा गई थी। तुम दोनों के भी कार्ड मुझे दे दिए हैं। हया ने चेयर खिसका कर बैठते हुए कहा, यार देखो सबकी शादियाँ हो रही हैं, पता नहीं मेरा नंबर कब आएगा। माही ने ठंडी आह भरते हुए कहा, सीरियसली माही तुम्हारी ज़िंदगी में अब यही रोक रह गया है बस? हाँ, हया ने आँखें गोल घुमाते हुए कहा, हाँ यार दूर के ढोल सुहाने होते हैं, शुरू में तो सब अच्छा-अच्छा दिखता है, बाद में तो रोज़ की तू-तू मैं स्टार्ट हो जाती है। फरी ने मुँह बनाकर तबसरा किया, ज़रूरी तो नहीं ऐसा हो, मेरी मम्मा-पापा तो परफेक्ट कपल हैं, इनके बीच मैंने कभी भी तू-तू मैंने नहीं देखी। मगर ये भी सच है कि मेरे बाबा जैसा कोई दूसरा इंसान हो ही नहीं सकता। एक अच्छे शौहर वाली सारी खूबियाँ हैं मेरे बाबा में, बंदे को ऐसा ही होना चाहिए था, मोहब्बत करने वाला, केयरिंग, रहमदिल, पोलाइट। हया ने फ़ख्र से ज़ैन की तारीफ़ करते हुए कहा, मुझे छोड़ दो साहब, मैं बेकसूर हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। वो मुसलसल 1 घंटे से डंडे खाने के बाद भी कुछ अपने मुँह से उगल नहीं रहा था। देख अगर तूने मुझे बता दे तो शायद तू बच जाए, लेकिन ये जो नया एएसपी आया है ना, अगर तू इसके हत्थे चढ़ गया तो फिर तेरी कोई गारंटी नहीं। चल जल्दी बता कहाँ लेकर जा रहा था दिन दहाड़े ज़बरदस्ती इस लड़की को? इंस्पेक्टर साहब ने बाबर नामी आदमी से पूछा जिसे थोड़ी देर पहले पकड़ कर वो पुलिस स्टेशन लाया था। कुर्सी पे बिठाकर रस्सी से बाँधकर मुसलसल 1 घंटे से डंडे मारकर अब वो खुद भी थक गया था। मगर इसका मुँह नहीं खुलवा सका। साथ बताया इसने कुछ। इंस्पेक्टर साथ ने मुड़कर अपने पीछे नई एएसपी को देखा जो हवलदार को हाथ के इशारे से लॉकअप खोलने का कह रहा था। नहीं सर जी, बहुत ढीठ आदमी है, 1 घंटा हो गया इसकी मरम्मत करते हुए मगर ज़बान नहीं खोल रहा। इंस्पेक्टर साथ ने सलूट करते हुए एएसपी को जवाब दिया, ये सिर्फ़ 10 मिनट का काम था जिसमें तुमने 1 घंटा ज़ाया किया है साहब। खैर कोई बात नहीं, डंडा मुझे दो। एएसपी साहब ने आस्तूनों के कफ ऊपर फ़ोल्ड करते हुए डंडा हाथ में थामा। अब वो डंडा अपने हाथ पे हल्के-हल्के बजाता हुआ इसकी कुर्सी के गिर्द चक्कर लगा रहा था, जिस पे बाबर को रस्सी से बाँधकर बिठाया हुआ था। तुम्हें पता है बाबर, ये पुलिस का डंडा कोई आम डंडा नहीं है, इसे जदोई डंडा कहते हैं। ये सिर्फ़ मार खाने के काम नहीं आता, ये ऐसी-ऐसी जगहों पर जाता है कि सच खुद बाहर निकल कर आता है। ये कहकर एएसपी ने वो ज़ोरदार लात इसकी कुर्सी पे मारी, बाबर कुर्सी समेत नीचे गिर गया। अब देखो इस जादू डंडे का कमाल दिखाता हूँ। ये कह के एएसपी ने बाबर को सर के बाल पकड़कर डंडा इसके मुँह में डाल दिया। अब बताओ किस गुरु से ताल्लुक है तुम्हारा और कहाँ लेकर जा रहे थे इस लड़की को तुम और तुम्हारे साथी? बाबर की आँखों में आँसू वो आने लगे, नफ़ी में सर हिलाने लगा। शायद आज इसका दिन ख़राब था। एक तो उसके सारे साथी फ़रार हो गए थे और वो पकड़ा गया था और दूसरा वो इस एसपी के हत्थे लग गया जो कि नया आया था मगर थोड़े ही दिन में जल्लाद सिर्फ़ इंसान के नाम से मशहूर हो गया था। बाबर नफ़ी में सर हिलाने लगा जैसे इसे कुछ नहीं पता। एएसपी ने डंडा मज़ीद इसके मुँह में घुसाया जिससे बाबर की आँखें बाहर उबल कर बाहर आने लगी और हलक से अजीब व गरीब आवाज़ें निकलने लगी। शायद तुम्हें इस जादू डंडे के और भी मुज़ाहरे देखने हैं, चलो ऐसा ही सही। ये कहते हुए एएसपी ने डंडा इसके हलक से निकाला तो बाबर बुरी तरह तड़प कर चीखने लगा। बताता हूँ, सब बताऊँगा, जो-जो पता है वो सब बताऊँगा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, माफ़ कर दो। बाबर का हलक छिल चुका था, इसकी आवाज़ बेमुश्किल मुँह से निकल रही थी। इंस्पेक्टर साहब इसका बयान नोट करो। एएसपी साहब ने उठकर अपने कपड़े झाड़ते हुए कहा और हवलदार को लॉकअप खोलने का इशारा किया और बाहर चला गया। इंस्पेक्टर साहब ने घड़ी में टाइम देखा तो वाक़ई 10 मिनट हुए थे। इसने बाबर का बयान लेना शुरू किया। अरे वाह भई! मेरी बेटी आई है, बिलाल ने हया को आता देखकर खुश होकर कहा। कब आए थे आप और मुझे बताया भी नहीं आने का? हया ने बिलाल के पास बैठते हुए शिकवा किया। बेटा आज सुबह ही तो पहुँचा पहुँचा हूँ, तुम सुनाओ तुम्हारे पापा-मम्मा कैसे हैं? थोड़ी देर में आने ही वाला था ज़ैन के पास। अच्छा हुआ तुम खुद आ गई। ये बताओ ज़ैन घर पर है ना? बिलाल ऑफ़िस के काम से 3 दिन के लिए दूसरे शहर गया हुआ था। वो अभी भी ज़ैन के साथ काम करता था मगर अब वो दोनों अच्छे दोस्त होने के साथ-साथ बिज़नेस पार्टनर भी थे। इतने सालों में इनकी दोस्ती मज़ीद गहरी से गहरी होती चली गई थी। इसका घर भी ज़ैन के घर से एक गली छोड़कर ही पोश एरिया में था। बाबा तो घर में ही मौजूद हैं। ये बताइए फ़िज़ा आंटी और हादी कहाँ हैं? आपको तो पता है कितना बदतमीज़ है हादी। इसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मुझे शॉपिंग पर लेकर जाएगा मगर इसको याद भी नहीं है, ना ही फ़ोन उठा रहा है इसलिए मुझे खुद चलकर आना पड़ा।
हया ने मुँह बनाकर हादी की शिकायत की। "भुलक्कड़ है हादी, तो अभी इसको बुलवाकर इसके कान खींचता हूँ, तुम फ़िक्र ना करो।" हया ज़ैन की ही नहीं, बिलाल और फ़िज़ा की भी लाडली थी। वजह ये थी कि बिलाल और फ़िज़ा के 2 बेटे थे, हादी और अदील। हादी जो कि चंद महीनों पहले ही स्टडी से फ़ारिग हुआ था, ज़ैन और बिलाल के साथ इसने ऑफ़िस जाना शुरू कर दिया था, जबकि अदील हया से भी 2 साल छोटा था और काफ़ी पढ़ाकू टाइप बच्चा था, जो अपनी स्टडी में ही गुम रहता था। बिलाल और फ़िज़ा की बेटी की ख़्वाहिश हया ने पूरी कर दी थी। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि इस घर का भी हर एक फ़र्द हया को चाहता था। वो थी इस काबिल कि इसको चाहा जाए। मुकाबिल अगर एक नज़र देख ले तो दोबारा ज़रूर पलट कर देखता था। शक्ल व सूरत में वो हूबहू हूर की कार्बन कॉपी थी। सिर्फ़ एक तिल का फ़र्क था जो दोनों को नुमाया रखता था। बिलाल अंकल, इस भुलक्कड़ के कान मैं खुद ही खींच लेती हूँ, आप रहने दें, मैं भी आई। हया ने उठते हुए कहा, बिल्कुल तुम ज़्यादा अच्छी शामत लाओगी, मुझे तुम्हारी सलाहियतों पे पूरा भरोसा है। फ़िज़ा ने कमरे में आकर मुस्कुराते हुए कहा, फ़िज़ा आंटी कैसी हैं आप? हया फ़िज़ा के गले लगते हुए बोली, मैं ठीक हूँ, तुम अपनी बताओ, कहाँ थी इतने दिनों से, चक्कर क्यों नहीं लगाया और हूर कैसी है? फ़िज़ा ने इसको जूस का गिलास थमाते हुए पूछा, मिड टर्म के चक्कर में घन चक्कर बनी हुई थी, आज ही पेपर ख़त्म हुए हैं और मम्मा भी ठीक है। ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं पीऊँगी, वरना मुझसे बाहर डिनर नहीं किया जाएगा। हाथी मुझे डिनर भी करवाएगा और पेंटली तौर पर आइसक्रीम भी खिलाएगा। हया ने जूस का गिलास वापस रखते हुए कहा। बिलाल और फ़िज़ा ने मुस्कुराकर एक-दूसरे को देखा। जाओ, अपने रूम में बैठा है, लैपटॉप पे कुछ काम में मसरूफ़ है। सिर्फ़ डिनर और आइसक्रीम पर ही इसको नहीं बचना, बल्कि शॉपिंग भी इसी के पैसों से करना। फ़िज़ा ने हया को मशवरा दिया। वो तो आप फ़िक्र ही ना करें, ये भी मेरे प्लान में पहले से ही शामिल था। ज़रा खबर लेकर आती हूँ इस हीरो की। हया ने कहते हुए हाथी के कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। रौनक है ये ज़ैन के घर की। बिलाल ने मुस्कुराकर फ़िज़ा से कहा, तुम फ़िक्र न करो, इस रौनक को हम वक़्त आने पर अपने घर की रौनक बना लेंगे। फ़िज़ा ने मुस्कुराते हुए बिलाल से कहा, क्या मतलब? बिलाल ने हैरत से फ़िज़ा से कहा। एक तो बिलाल, जवानी से ये वक़्त आ गया है तुम्हें हर बात का मतलब समझाते-समझाते। फ़िज़ा ने बिलाल को देखकर अफ़सोस से कहा, मेरे कहने का मतलब है तुम्हारे दिमाग में ये बात आई कैसे? मतलब हमारा हाथी और हया? बिलाल अभी भी फ़िज़ा की बात सुनकर हैरत में डूबा हुआ था। बिलाल मसूद, तुमने कभी हादी की आँखों में हया के लिए पसंदीदा नहीं देखी। हैरत है, वैसे तुमसे तवक्को भी नहीं रख सकते किसी अच्छे काम की। फ़िज़ा ने बिलाल को कहा, फ़िज़ा अगर ऐसी बात है यानी हादी हया को पसंद करता है तो इससे बढ़कर मेरे लिए कोई खुशी की बात हो ही नहीं सकती। मगर हैरत है मुझे खबर क्यों नहीं हुई इस बात की। बिलाल अभी भी खुशी और हैरत के मिले-जुले तासुरात में गुम था। तुम्हें कब किसी बात की खबर होती है बिलाल? अब मैंने तुम्हारे लिए मज़ीद तारीफ़ी जुमले बोलूँगी तो तुम्हें आग लग जानी है, छोड़ो चाय पियो। फ़िज़ा ने चाय का कप बिलाल की तरफ बढ़ाते हुए कहा, जो इसने घूर कर फ़िज़ा के हाथ से थाम लिया और फ़िज़ा इसको देखकर मुस्कुरा दी। तूने हमारी एंट्री और दिल में बजी घंटियाँ टन टन टन। बराबर वाली कार में तेज़ आवाज़ में गाना बज रहा था। माविया ने कार पार्क करते हुए नापसंदीदा निगाहों से इस कार को देखा। क्या हो गया सर जी, कोई प्रॉब्लम है? इंस्पेक्टर साहब ने माविया से पूछा। आजकल लोगों को पता नहीं क्या होता जा रहा है, गाना खुद नहीं सुन रहे होते, पूरे शहर को सुना रहे होते हैं और गाने की शायरी देखो ज़रा, किसी की एंट्री पे दिल में घंटी कैसे बज सकती है? बेवकूफ़ आदमी जिसने ये गाना बनाया है। माविया ने अपना इज़हार ख़याल पेश किया। दफ़ा करें सर जी, आइए अंदर चलते हैं। इंस्पेक्टर साथ ने गाड़ी से उतरते हुए कहा। वो भी दरवाज़ा खोलकर गाड़ी से उतरा। दोनों ही सिविल ड्रेस में बाबर के बयान के मुताबिक मतलूबा शख्स को ढूँढने यहाँ पर आए थे। अभी वो मॉल के अंदर जा रहे थे कि सामने से एक लड़की चलती हुई नज़र आई। वो मायूस सा होकर इसे देखे गया। फरी लोअर्स और कुर्ते में ऊँची पोनीटेल बाँधे हुए होठों पे ढेर सारे शॉपर्स पकड़े हुए मोबाइल को शोल्डर की मदद से पकड़कर अपनी बातों में मगन दुनिया जहाँ को बुलाए हुए वो सामने से चली आ रही थी। इसे इंस्पेक्टर के साथ की आवाज़ नहीं आ रही थी, बल्कि इसके आस-पास घंटियाँ बजना शुरू हो गई थीं। बिलाशर्मा बहुत हसीन थी। ये नहीं था कि वो हुस्न परस्त था। इससे पहले इसने हुस्न देखा नहीं था। वो जहाँ से आया था वहाँ इससे भी कहीं ज़्यादा हसीन चेहरे थे। मगर इस लड़की में कुछ अजीब-सी कशिश थी जिसे वो कोई नाम नहीं दे पा रहा था। वो इसी तरह गुमसुम चलता हुआ इस लड़की को देखे जा रहा था, जो मुसलसल बातों में मसरूफ़ इसके करीब आती जा रही थी और उसकी धड़कनें बढ़ाती जा रही थी। वो बेपरवाह सा हुस्न इस पर अट्रैक्ट किया। उफ़! कौन है ये अंधा? बुरी तरह टकराने पर सारी शॉपिंग बैग्स नीचे गिर चुके थे, तो माविया भी होश की दुनिया में वापस आया। अब घंटियाँ बजना बंद हो गई थीं। ओह मिस्टर, तुम्हारे पास आँखें मौजूद हैं कि नहीं? अंधे हो क्या? देख कर नहीं चला जाता? मेरे सारे शॉपिंग्स बैग गिरा दिए और मोबाइल भी, इडियट कहीं के। वो मुसलसल इसके हिलते हुए होंठ देख रहा था। मैं तुमसे बकवास कर रही हूँ, कुछ सुनाई दे रहा है या अंधे के साथ-साथ बहरे और गूंगे भी हो तुम?
हया ने इसके चेहरे के सामने चुटकी बजाते हुए कहा, "अच्छा लग रहा है तुम्हारा इस तरह बकवास करना, जारी रखो मैं सुन रहा हूँ।" वो दोनों हाथ जैकेट की जेबों में डाले हुए दिलचस्प नज़रों से हया का चेहरा देख रहा था। "मैडम देखिए गलती आपकी भी थी, आपको भी सामने देखकर चलना चाहिए था।" इंस्पेक्टर साहब ने लड़की के हाथों सर्जी की इज़्ज़त अफ़ज़ाई होते हुए देखकर कहा, "शट अप! तुमसे किसने कहा बीच में बोलने को? मैं इस डंगर से बात कर रही हूँ।" हया ने साथ को चुप कराते हुए लंबे-चौड़े वर्जिशी जिस्म से वाले जैसा इंसान को घूरते हुए कहा, जो मुसलसल इसे देखने में मसरूफ़ था। "आँखें फाड़-फाड़ कर क्या देख रहे हो? चलो ये सारे शॉपिंग बैग्स और मेरा मोबाइल उठा कर दो।" हया को सामने खड़े हुए शख्स पे जी भर का गुस्सा आ रहा था। "तुम मुझसे शॉपिंग बैग्स उठाने का कह रही हो? इंटरेस्टिंग।" माविया इसके गुस्से में लाल होती हुई नाक देखकर मुस्कुराया, गुस्से में और भी ज़्यादा दिलचस्प लग रही थी। "शॉपिंग बैग्स तो आप तुम्हारे अच्छे भी उठाएँगे, तुम हो क्या चीज़?" ये कहते हुए हया ने इसका कॉलर पकड़ा, मगर कॉलर पकड़ने की देर थी कि माविया ने इसका हाथ पकड़ लिया। हया के हाथ में ऐसी गिरफ्त इतनी मज़बूत थी कि वो तड़प उठी। "छोड़ो मेरा हाथ।" अब हया की सिटी गुम हो गई थी। इसने इधर-उधर नज़र दौड़ाई, हाथी को देखा, जो इसे कहीं नज़र नहीं आ रहा था। इतनी आसानी से तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि आज ज़िंदगी में पहली बार मेरे कॉलर को किसी ने पकड़ने की हिम्मत की है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं हूँ क्या चीज़। झटके से माविया ने हया का हाथ खींचा तो वो उसके सीने से टकराई। इसकी आँखों में बला की संजीदगी देखकर हया एक पल के लिए सहम गई। "सर जी जाने दें, और मैडम ये लें, आपके सारे शॉपर्स मैंने उठा दिए हैं।" पास से गुज़रने वाले लोग ये मंज़र देखकर रुकने लगे तो इंस्पेक्टर साथ ने फ़ौरन शॉपर्स उठाकर बात को सँभाला। साथ की आवाज़ पर माविया ने बहुत नरमी से इसका हाथ छोड़ा और वापस अपनी पॉकेट में डाल दिया। हया जल्दी से पीछे हुई और साथ से अपने शॉपर्स लेने लगी। "कहाँ रह गई थी तुम हया? मैं पूरे मॉल में तुम्हें ढूँढ रहा हूँ यार।" हादी मती शॉपर थामे हुए हया के करीब आकर बोला और सामने 2 आदमियों को खड़ा देखकर हया को देखा। "क्या हुआ, तुम ठीक हो?" हादी ने एक नज़र हया को के चेहरे को देखा, जो घबराया हुआ था, और फिर इन दोनों को। "हाँ, चलो चलते हैं।" हया ने हादी को देखकर कहा और गाड़ी की तरफ चल पड़ी। हादी भी इन दोनों पर एक नज़र डालकर इसके पीछे चल दिया। माविया ने इन दोनों को दूर जाता हुआ देखा और तब तक देखता रहा जब तक वो गाड़ी गेट से बाहर नहीं निकल गई। माविया ने ज़ेरे लब इसका नाम दोहराया। सर्दी चली गई। इंस्पेक्टर साद की आवाज़ पर इसने साद को घूर कर देखा। "वो जी, मेरा मतलब है गाड़ी चली गई।" इंस्पेक्टर साद ने इसके घूरने पर गला खंगारते हुए बोला। "कौन था वो और क्या कह रहा था?" हाथी ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए हया से पूछा। "कौन? किसकी बात कर रहे हो तुम?" हया ने गायब दिमाग से अपनी कलाई को देखते हुए पूछा। "अरे वही जो पार्किंग एरिया में खड़ा था यार।" हादी ने हया को देखते हुए कहा। "कुछ नहीं, शॉपिंग बैग्स गिर गए थे, वही उठा के दे रहा था।" हया ने सर झटकते हुए कहा। "हमेशा की तरह इसकी गलती होगी, वही देख कर नहीं चल रहा होगा और वही तुमसे टकराया होगा।" हादी ने ड्राइविंग करते हुए मासूमाना अंदाज में हया को कहा। "तो तुम क्या कहना चाहते हो? मेरी गलती थी, मैं देख कर नहीं चल रही थी, मैं इससे टकराई?" हया ने तब कर कहा, "मेरी मजाल जो मैं तुम्हारे बारे में ऐसा कहूँगा।" हादी ने मुस्कुरा कर कहा, "और ये तुम रह कहाँ गए थे?" हया ने इसको घूरते हुए कहा, "माशाअल्लाह मैडम गायब, आप मॉल से हो गई थी और इल्ज़ाम मेरे सर पर, वाह!" हादी ने हया से कहा, "वो कुछ भी नहीं बोली।" "अच्छा छोड़ो, ये बताओ डिनर कहाँ करना है?" हादी ने हया को देख कर पूछा। "नहीं, अब हमें घर चलना चाहिए।" हया ने अपनी कलाई पर उँगलियाँ फेरते हुए कहा। "ओए, नाराज़ होने की नहीं हो रही?" हादी ने इसको चुप देखकर कहा। "नहीं, मैं बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ, मूड नहीं हो रहा डिनर का।" हया ने इन 2 संजीदा आँखों को सोचकर कहा, "ये मेरे कान क्या सुन रहे हैं? चुटकी काटो, कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ?" हादी ने हैरत का इज़हार करते हुए हया से बोला, "क्या बेतुके बोले जा रहे हो तुम हादी?" हया ने झंझला कर कहा, "यार तुम इतनी आसानी से बगैर टिपे कराए हुए मुझे बख्श रही हो, इसलिए मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। अभी तो मैंने सोचा था डिनर के बाद शायद कोई मूवी देखने का इरादा हो या लॉन्ग ड्राइव का।" हादी ने मुस्कुराकर इसे देखते हुए कहा, "तो बस खुश हो जाओ, तुम्हारी जान सस्ते में छूट रही है। तुमने मुझे बिलावजह हमें ज़ालिम समझा हुआ है।" हया ने मुस्कुराते हुए कहा, "खैर ज़ालिम तो तुम हो और कितनी हो ये तुम्हें खुद भी नहीं पता।" हादी ने कार ड्राइव करते हुए से कहा। हया ने चौंक कर इसको देखा, फिर सर झटक कर बाहर देखने लगी। "हया कहाँ थी तुम? अब घर आ रही हो, टाइम देखा है क्या हो रहा है? और मोबाइल क्यों ऑफ था तुम्हारा?" हया शॉपिंग बैग्स उठाते हुए घर में दाखिल हुई तो हूँ ने इसके आते ही सवालात पूछे। "मम्मा बताया तो था वो आपको हादी के साथ शॉपिंग करने गई थी और मोबाइल शायद गिरने की वजह से ऑफ हो गया था।" हया ने सोफ़े पे शॉपिंग बैग्स रखे और खुद भी गिरने के अंदाज में बैठ गई। "आ गया मेरा बेटा?" ज़ैन ने रूम में आकर हया के पास बैठते हुए कहा। "जी बाबा, ये देखिए हादी ने कितनी सारी शॉपिंग कराई है मुझे।" हया ज़ैन को देखकर चहक कर बोली, "इसने खुद करवाई है, तुमने इसके पैसों से करी है, बहुत बुरी बात है, कब अकल आएगी तुम्हें?" उन्होंने हया को डाँटते हुए कहा।
या तुम भी इसके आते ही शुरू हो गई हो? साँस तो लेने दो इसे, और हादी कौन-सा खैर है, अपना ही बच्चा है। अगर करा दी शॉपिंग तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ज़ैन ने हुर की बात पर हया को मुँह लटकाते हुए देखा तो फ़ौरन बोला, बस शुरू हो गए शाह, तुम इसकी साइड लेना, ये नहीं कि गलत बात पर इसको समझाओ, बल्कि उल्टा मुझे टोक रहे हो। हूर ने ज़ैन को गुस्से में देखते हुए कहा, अच्छा अभी खाना खिलाने का इरादा है या फिर बातें ही हैं सुनाती रहोगी? ज़ैन ने इसके गुस्से को खाते में न लाते हुए कहा, टेबल पर आओ दोनों। हूर ज़ैन को घूरते हुए वहाँ से चली गई। बाबा मम्मा आपसे नाराज़ हो गई हैं? हया ने सोफ़े से उठते हुए ज़ैन से कहा, कोई बात नहीं मम्मा, कोई बात नहीं, तुम्हारी मम्मा को मनाना 2 मिनट का काम है। ज़ैन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वो तो मुझे यकीन है, मगर आप 2 मिनट ज़्यादा बोल रहे हैं। आप 1 मिनट में मम्मा को पटा लेंगे। हया ने मुस्कुराते हुए कहा। ज़ैन भी इसकी बात पर हँस दिया और उसके कंधे के गिर्द हाथ रखकर खाने की टेबल पर चला गया। आ गए बरखुरदार। हादी घर आए तो बिलाल ने पूछा, जी अभी हया को घर ड्रॉप कर कर आ रहा हूँ, क्या आप लोगों ने खाना खा लिया? सोफ़े पे बैठते हुए हादी ने बिलाल से पूछा, हम तीनों खाना खाकर फ़ारिग हुए हैं। बिलाल ने जवाब दिया, मम्मा कहाँ है, नज़र नहीं आ रही। हादी ने चारों तरफ नज़र दौड़ाकर हॉल का जायज़ा लेते हुए बिलाल से पूछा, बेडरूम में है, तुम्हारी तानिया फूफो की कॉल आई थी, इसी से बात कर रही हैं। ग्रेट, कब तक इरादा है तानिया फूफो का पाकिस्तान आने का? हादी को अपनी तानिया फूफो बहुत पसंद थी, जो कि शादी के चंद साल बाद अपनी सास के इंतकाल के बाद अपने शौहर अशर के साथ कनाडा शिफ्ट हो गई थी, जहाँ पहले से ही अशर के भाई सेटल थे। अभी इतनी जल्दी तो इरादा नहीं है, 4 माह पहले ही बच्चों और शौहर के साथ आई थी। हया को घर छोड़ दिया? फिज़ा ने रूम में आते हुए हादी से पूछा। जी, इसे घर ड्रॉप करके ही आ रहा हूँ। आप फ्री हैं तो मुझे खाना दे दें, थोड़ी देर में आता हूँ। हादी ने फ़िज़ा से कहा, क्यों, हया तो कह रही थी बाहर डिनर का प्रोग्राम था तुम दोनों का? फ़िज़ा ने हादी से पूछा। हाँ, था तो, लेकिन फिर हया का मूड नहीं हुआ तो मैंने भी फ़ोर्स नहीं किया। वैसे भी ये लड़की बहुत थका देती है। हादी ने मुस्कुरा कर कहा। फ़िज़ा भी इसकी बात पर मुस्कुरा दी। माविया घर पहुँचा, अपने रूम में आया। बाबर के बयान के मुताबिक जिस बंदे को ढूँढने वो लोग आज गए थे, कोई ख़ास कामयाबी हासिल नहीं हुई थी, लेकिन इसे यकीन था कोई न कोई सुराग मिल ही जाएगा, वो इन लोगों तक पहुँच जाएगा। 1 डेढ़ महीना हो गया था, मुख्तलिफ़ जगहों, कॉलेज और हॉस्टल से लड़कियाँ गायब हो रही थी और फिर इनकी कोई खबर नहीं मिलती। कुछ माँ-बाप बदनामी के डर से रिपोर्ट नहीं करवाते थे, और जो रिपोर्ट करवाते भी तो कोई सबूत नहीं होने की बिना पर कुछ हाथ नहीं आता। हार कर वो सब्र करके बैठ जाते थे, मगर जैसे ही गायब होने वाली लड़कियों की तादाद बढ़ रही थी, माविया के अंदर इस केस को लेकर तजस्सुस जागा। इसने इस केस में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। इसकी आदत थी, किसी चीज़ के पीछे एक दफ़ा पड़ जाए तो इस काम को पाए कम तकमील तक पहुँचाकर ही दम लेता था। इसने शर्ट उतार कर बेड पर फेंकी और गिरने के अंदाज में बेड पर लेटा। खुद को रिलैक्स करने के लिए आंखें जैसी ही बंद की, एक फ्लैश लाइट सी चमकी और आंखों के आगे इसका चेहरा आ गया। साथ ही माविया के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई। अगर कोई इसको यूँ मुस्कुराता हुआ देख ले तो यकीनन शक व शुबहात में मुब्तला हुए बगैर नहीं रहता। एक तो वो बचपन से ही संजीदा था, दूसरा इसकी नेचर और जॉब ने इसे संजीदा बना दिया था। जब इसने ये लाइन जॉइन की थी तो वो मुजरिमों पर किसी अज़ाब की तरह मुसल्लत हो गया था। मुजरिम इसके तशद्दुद के आगे अपने आगे-पीछे के गुनाह कबूल कर लेते थे। मुजरिम तो मुजरिम, बहुत से पुलिस वाले भी इसकी तबीयत के खिलाफ कोई काम करते हुए डरते थे। इसने एक दफ़ा फिर आँखें बंद की तो एक बार इसकी आँखों के सामने इस परी अक्स का लहराया। तो मिस हया, अब तुम मुझे ऐसे डिस्टर्ब करोगी, अगर मुझे पता होता कि तुम्हारा चेहरा मेरे दिमाग से चिपक जाएगा तो तुम्हारे घर तक ज़रूर पहुँचता। लेकिन तकदीर ने अगर तुम्हें मेरा बनाना है, कभी न कभी तो तुम दोबारा मेरे सामने आओगे, और मुझे लग रहा है ऐसा ज़रूर होगा। इसने मुस्कुराते हुए सोचा और आँखें बंद कर लीं। साजदा, नाश्ता तैयार कर लें। नाइमा ने किचन में आते हुए पूछा। जी बेगम साहिबा, सब तैयार है, साजदा ने जवाब दिया। जल्दी से सब टेबल पर लाओ, खज़र के आने से पहले, और ये फ्रेश जूस देखो, इसमें बीज निकालो। पता है ना, खज़र और माविया दोनों को चिढ़ है, अगर कोई बीच में आ जाए तो दोनों ही गुस्सा करते हैं। नाइमा ने सारी चीज़ों का जायज़ा लेते हुए कहा। इसको हर चीज़ पर नज़र रखनी पड़ती थी, जिससे माविया और खज़र की नापसंदगी के इम्कानात हों। कोई भी बात इन दोनों बाप-बेटों के खिलाफ, मिजाज के खिलाफ हो जाए तो 2 मिनट लगते थे मूड ख़राब होने में। माविया तो चलो माँ को कुछ नहीं कहता था, नौकर दूसरों पर गुस्सा निकालता था, मगर खिज़र देर नहीं लगाता था इसको भी बातें सुनाने में। साजिदा ने नाश्ते की लज़ुमात टेबल पर सजाए और खिज़र कमरे से आता हुआ दिखाई दिया। नईमा ने आँखों के इशारे से साजिदा को जाने का कहा, वो गर्दन हिलाकर वहाँ से चली गई।
घर में नौकर होने के बावजूद दोनों बाप-बेटों को आदत थी खाना इन्हें नाइमा ही सर्व करती थी। नाश्ता रेडी है, खिज़र ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, जी रेडी है, मैं देती हूँ आपको। नाइमा खिज़र के लिए जूस निकालती हुए बोली, जूस रहने दो, ऑमलेट की प्लेट आगे करो। खिज़र ने नाइमा को जूस गिलास में निकालते हुए देखकर कहा, जी। नाइमा सादतमंदी से ऑमलेट खिज़र की प्लेट में डालने लगी। इसमें कोई शक नहीं था कि वो बहुत केयरिंग बीवी साबित हुई थी, जो छोटी-छोटी बातों का ख़्याल रखती थी और बड़ी-बड़ी बातों को दिल से लगाए बगैर इग्नोर कर देती थी। जब भी आज तक खिज़र इसके साथ गुज़ारा हो रहा था, यकीनन फ़ातिमा बेगम का इंतख़ाब खिज़र के लिए बेहतर साबित हुआ था, मगर वो दिल में सोचता भी तो कभी भी इस बात का इज़हार करना ज़रूरी नहीं समझता था। नाइमा एक अच्छी बीवी होने के साथ-साथ बहुत अच्छी माँ भी साबित हुई थी। घर में क्या प्रॉब्लम है, बच्चों की पढ़ाई के इश्यू, हर तरह का मसला, हर घर की ज़िम्मेदारियाँ इसने अपने सर पर उठाई हुई थी। खिज़र सिर्फ़ ऑफ़िस में ही अपने आप को मसरूफ़ रखता था, वो चाह कर भी कभी बीवी और बच्चों के करीब नहीं आ सका था। शायद यही वजह थी कि इसके दोनों बच्चे भी बाप से दूर थे। सनम फिर भी बाप के रूप में आकर आगे से कुछ नहीं बोलती थी, वो आदतों में अपनी माँ की ही कॉपी थी। दूसरी अल्लाह मियाँ की गाय, मगर माविया वो अपने बाप के खिलाफ हर वो काम करता था जिससे इसके बाप को चिढ़ थी। यही वजह थी दोनों बाप बेटों के आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। एक मशरिक़ था तो दूसरा मग़रिब। ये ऑमलेट में नमक कितना तेज़ है, टेस्ट टेस्ट करके नहीं दिया तुमने? गज़न ने प्लेट आगे सिरकाई, मैं दूसरा बनवा देती हूँ, बस 5 मिनट लगेंगे। नाइमा जल्दी से नीचे नाश्ता छोड़कर उठते हुए बोली, ज़रूरत नहीं है इसकी, पूरा दिन ऑफ़िस में सर खपा कर घर आओ तो वो 2 वक़्त का खाना भी तो सुकून से नहीं मिलता। खज़र का मूड अब ख़राब हो चुका था। अच्छा आप मूड ख़राब ना करेंगे, सैंडविच ले लीजिए प्लीज़। नाइमा ने मिन्नत करते हुए सैंडविच की प्लेट खज़र के आगे रखी। खज़र ने नाइमा के ऊपर एहसान करते हुए एक सैंडविच उठाकर अपनी प्लेट में डाला। लाडला कहाँ है तुम्हारा? खिज़र ने बाइट लेते हुए माविया का पूछा। गई थी इसको उठाने, लेकिन वो थोड़ा लेट जाएगा बता रहा था। रात को भी काफ़ी लेट आया था। नाइमा ने चाय का सिप लेते हुए खिज़र को बताया, बस यही तो काम है साहबज़ादे की, आवारागर्दियाँ करना, रात को देर से घर आना, कुछ कहो तो आगे से बदतमीज़ी शुरू, बाप की तो कोई इज़्ज़त ही नहीं है। खिज़र को अब दूसरा मौज़ू मिल चुका था गुस्सा निकालने के लिए। ऐसी बात तो नहीं बोले खिज़र, माविया कहाँ है आजकल के बच्चों की तरह, बस इसकी जॉब ऐसी है तो इसलिए लेट आता है और गुस्सा ज़रा तेज़ है, मगर आपकी तो इज़्ज़त करता है। वो चाह कर भी ये नहीं बोल सकी कि गुस्से में भी तो आप पर ही गया है। सफाइयाँ मत दिया करो मुझे, इसकी इज़्ज़त करता है वो मेरी, पूरे दिन में सबसे बड़ा जोक होगा मेरे लिए। बाप को तो वो किसी खातिर में नहीं लाया आज तक, हर वो काम करके इसे खुशी होती है जिससे मुझे ख़ार हो। मैंने जिस कॉलेज में इसका एडमिशन करवाया इसने नहीं पढ़ना था। मैंने कहा ये सब्जेक्ट रखो तो इसने CSS करना था। मैंने कहा अपना बिज़नेस जॉइन करो तो इसने पुलिस की नौकरी करनी थी। वो मेरी हर बात की नफ़ी करता है और तुम कह रही हो कि मेरी इज़्ज़त करता है। खज़ाना ने दोबारा सैंडविच प्लेट में रखा और ऑफ़िस के लिए निकल गया। ये रोज़ का मामूल था, हफ़्ते में 1 दफ़ा ऐसा ज़रूर होता था। नाइमा ने बेदिली से चाय का मग नीचे रखा और अब इसका दिल नहीं चाह रहा था कि वो नाश्ता करे। बाबा मैं रूम में आ जाऊँ? हया ने दरवाज़े में से सर निकाल कर झाँकते हुए इजाज़त ली। ये कोई पूछने वाली बात है, आ जाओ। ज़ैन ने लैपटॉप बंद करके साइड पे रखते हुए कहा। हूर भी वहीं साइड रूम में कपड़े आयरन कर रही थी। हया अंदर आई। कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रहे थे आप? हया ने ज़ैन के बराबर में बैठते हुए पूछा। मेरी बेटी से ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं मेरे लिए, ज़ैन ने हया के शोल्डर के गिर्द हाथ रखते हुए कहा। बाबा आपको पता है मेरी फ्रेंड है ना आयला, अरे वही जो थोड़े दिन पहले हमारे घर भी आई थी। हया ने ज़ैन को याद दिलाते हुए कहा। ओके आगे बोलो। वो समझ गया था कि वो कोई फ़रमाइश करने वाली है, इसलिए हूर पर एक नज़र डालकर इसने हया से बोला, इसके बाबा ने इसे न्यू कार दिलाई है, कॉलेज में आकर वो इतनी शो मारे थे कि क्या बताऊँ। हया ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैंने भी इसे कह दिया कि मेरे बाबा भी मुझे न्यू मॉडल की कार दिलाने का कह रहे थे। वो अपनी बात की मतलब की बात पर आकर बोली, हया हो गई तुम्हारी बात ख़त्म? चलो जल्दी से उठो और अपने रूम में जाओ, सुबह कॉलेज के लिए उठा नहीं जाएगा वरना। और वो जो काफ़ी देर से इसकी बातें सुन रही थी, आखिर में बोल उठी, मम्मा पापा से बात तो करने दें मुझे आप। हया ने मुँह बनाते हुए हूर से कहा, तुम्हारे बाबा को भी ऑफ़िस जाना है, रूम में जाओ अपने, और कोई कार वार नहीं लेकर दे रहे तुम्हारे बाबा। हूर ने सख्ती से कहते हुए इस्त्री का प्लग निकाल कर स्विच ऑफ किया। मैं बात कर रहा हूँ ना इससे हूर। ज़ैन जो काफ़ी देर से इसकी बात सुन रहा था, आखिर को बोल उठा, ओके बेटा हफ़्ता 10 दिन में नहीं, मगर आपकी बर्थडे पर आपको को कार ज़रूर मिलेगी। ज़ैन के कहने पर हूर ने घूर कर ज़ैन को देखा, मगर बाबा बर्थडे में तो अभी 3 महीने हैं। हया हल्के से मनमनाई, बेटा अभी तो आपको ड्राइविंग भी नहीं आती, आपका लाइसेंस भी नहीं बना हुआ है, पहले आप हादी से या फिर क्लास लेकर ड्राइविंग सीख लो, इसके बाद आपको कार मिल जाएगी। चलो शाबाश मम्मा ठीक कह रही है, सुबह कॉलेज जाना है, अब जाकर सो जाओ। जैन ने प्यार से समझाते हुए से कहा, ओके बाबा गुड नाइट मम्मा। अब मामा को मना लें जल्दी से। आखिरी बात इसने जैन के कान में कही और वहाँ से चली गई।
वो मुस्कुराता हुआ हूर के पास आया, जो कि खिड़की की तरफ मुँह करके खड़ी थी। ज़ैन ने करीब आकर हूर के शोल्डर पर अपने दोनों हाथ रखे। "क्या हुआ, नाराज़ हो गई?" वो नरम लहजे में हूर से पूछ रहा था। "मेरी या फिर मेरी किसी बात की तो अब तो वैल्यू ही नहीं है शाह।" हूर ने मुँह मोड़े बगैर खिड़की से बाहर झाँकते हुए कहा। "तुम्हारी वैल्यू नहीं है और उसकी वैल्यू है।" ज़ैन ने हूर का रुख अपनी तरफ मोड़ते हुए कहा और उससे पूछा। वो आज भी पहले की तरह थी। बढ़ती हुई उम्र ने भी इस पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं डाला था। थोड़ी-सी बल्की हो गई थी, मगर इसकी शख्सियत में ग्रेस आ गया था। "मैंने मना किया था ना कि ये बात नहीं मानना इसकी," हूर ने नाराज़ नज़रों से उसे देखते हुए कहा। "यार मैंने कौन-सा एग्री किया है? 3 मंथ है अभी बर्थडे में इसकी, और तुम्हें नेचर नहीं पता है कि किसी चीज़ का एकदम शौक चढ़ता है उसके बाद भूल भी जाती है। अभी देखना 3 महीनों के बाद याद भी नहीं होगा इसे। हर बार डाँट-पीट के मनवाने की बजाय कभी-कभी प्यार से भी हैंडल करना चाहिए।" ज़ैन ने हूर को समझाते हुए कहा। "बस हो गई तुम्हारी बेटी मुझसे हैंडल, इसे तुम ही प्यार से हैंडल कर सकते हो। कोई दूसरा इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ इसे हैंडल करने वाला।" हूर ने ज़ैन को घूरते हुए कहा और ज़ैन ने मुस्कुराकर हल्के से हूर के सर पर अपने सर टिकाया। "सर जी, मुझे लगता है बाबा को कुछ नहीं पता है। वो कोई इतना अंदर का बंदा नहीं है जिसके ज़रिए हम इस गुरु तक पहुँचा सकें। मामूली नौयत के काम करवाते होंगे इससे, वरना इतनी मार खाने के बाद सब कुछ उगल ही देता।" माविया केस रीड कर रहा था तो इंस्पेक्टर साहब ने इसे आकर कहा, "ठीक है यार, इसे रिहा कर दो, मगर किसी दूसरे बंदे से थोड़े दिन तक इस पर नज़र रखवाओ। वो कहाँ जाता है, कहाँ से आता है, किससे बात करता है और किससे मिलता है?" माविया ने एक नज़र इंस्पेक्टर साहब पर डालते हुए कहा। "ओके, मैं इकबाल से कहता हूँ इस पर खुफिया तौर पर नज़र रखे। और सर जी, ये अरसद साहब आए थे, काफ़ी देर आपका इंतज़ार किया। अपनी शादी का कार्ड आपको दे गए। वो कह रहे थे माविया से खुद फ़ोन पर बात कर लूँगा।" इंस्पेक्टर साहब ने शादी का कार्ड माविया की तरफ बढ़ाते हुए कहा। माविया ने फ़ाइल बंद करके कार्ड थामा और सिगरेट जलाते हुए कार्ड देखने लगा। जब से वो पाकिस्तान शिफ्ट हुआ था तब से अरसल से इसकी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। सनम यूनिवर्सिटी पहुंची तो इसे फरिया का मैसेज मौसूल हुआ कि आज वो यूनिवर्सिटी नहीं आएगी, जिसे पढ़कर वो जी भर के बेजार हुई। वो पहले ही बता देती, फरिया तो मैं भी नहीं आती, अब इतना वक्त अकेले कैसे गुजारूंगी। ले दे के एक ही इसकी दोस्त यूनिवर्सिटी में बनी थी और इस दोस्ती में भी ज़्यादातर हाथ फरिया का था। वो अपनी रिजर्व नेचर की वजह से ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी। क्लास अटेंड करने की नीयत से जब वो जाने लगी तो इसे अपने पीछे से आवाज़ सुनाई दी, "मेरे महबूब, मेरे सनम, शुक्रिया, मेहरबानी करम।" सनम को शहर की आवाज़ सुनकर मस्जिद खौफ का सामना करना पड़ा। वो सुबह-सुबह इस लंगूर की शक्ल नहीं देखना चाहती थी। पहले वो उसको सिर्फ़ आते-जाते घूरता था, फिर इसको देखकर इसके डिपार्टमेंट तक आने लगा था। अब वो फ़िज़ूल किस्म की शायरी गाने और जुमले कसने लगा था और सनम पहले ही दिन से इसकी सारी हरकतें इग्नोर कर रही थी। शायद यही वजह थी कि दिन-ब-दिन इसकी ज़रूरतें बढ़ती जा रही थीं। "हेलो मिस सनम।" आज सनम को अकेला देखकर इसने बात करने की ठानी, मगर सनम इसको हमेशा की तरह नज़रअंदाज करके जाने लगी। "सनम, ओ सनम।" मुस्कुरा वो साथ चलते-चलते अचानक से इसके सामने आकर बोला, तो सनम को अपने कदमों पे ब्रेक लगाना पड़ा। आप में ज़रा तमीज़, शर्म, लिहाज़ नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्यों परेशान करे जा रहे हैं?" सनम ने आज सहर को इसका रास्ता रोकने पे हिम्मत का मुज़ाहरा करते हुए इसको सुनाई। "अरे वाह भई, मिस सनम तो बोलती भी हैं," इसने हैरत ज़दा होने की एक्टिंग करते हुए कहा। "देखिए, अगर आपने मुझे तंग करने की कोशिश करी तो।" सनम ने उसको धमकाना चाहा। "नो, नो, धमकी नहीं मिस सनम, ये काफ़ी महँगी पड़ सकती है आपको," सहर ने 2 कदम आगे बढ़कर कहा।